गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे। इस पाठ के बारे में हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 1, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तर, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो तथा पश्चिम में पंजाब में हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंधु नदी पंजाब वगैरह से होते हुए, पाकिस्तान से होते, लाहौर वगैरह से होते हुए बहती है। तो वहाँ पर सबसे पहले जीवन का आरंभ हुआ था। नदियों के पास में जो भी लोग रहते थे उन्हें पानी भी मिल जाता था, खाने पीने के साधन भी मिल जाते थे, जंगल भी थे, तो वो वहीं पर उन्होंने कृषि करना भी आरंभ किया। तो ऐसे ही वहीं पर जब बहुत लंबे समय तक लोगों ने रहना शुरू किया तो उन्होंने अपनी सभ्यताओं का विकास भी आरंभ किया। प्रश्न 2, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली है? सिंधु घाटी की सभ्यता पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अम्बाला जिले के अलावा गंगा की घाटी तक फैली है। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे काठियावाड़ गुजरात के पोरबंदर जगह पर है। वहाँ से लेकर ये पाकिस्तान में होते हुए पंजाब के अम्बाला ज़िले तक गंगा की सिंधु घाटी की सभ्यता फैली है। और उसके अलावा ये सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास होते होते ये जहाँ से गंगा नदी बहती है उन क्षेत्रों में भी इस सभ्यता का विकास हुआ। प्रश्न 3, आर्य कौन थे? आर्य की पहचान के विषय में कुछ निश्चित नहीं है, परंतु व्यवहारिक रूप से उन्हें भारत की ही संतान माना गया। बच्चों, आर्य वे लोग थे जो शुरुआत में भारत में आकर रहने लगे थे और इन्होंने यहाँ के कल्चर और संस्कृति को अपना लिया था और यहाँ के यहीं के खान पान को अपना लिया था। और यहाँ पर उन्होंने जब अपने बसना आरंभ किया तो बाद में वे यहीं की संतान कहलाए। प्रश्न 4, भारतीय संस्कृति में कौन सी प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई देता है? वही धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में विशिष्टतावाद व छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई देता है। बच्चों, ये कैसे आरंभ हुआ? जैसे धीरे धीरे लोगों ने नगर बसाने शुरू किए, नगर बसे, फिर गांव बसे, फिर शहर बसने लगे। तो धीरे धीरे जब लोग पहले लोग मिलजुल कर रहा करते थे, पर धीरे धीरे जब लोगों ने अपनी पहचान के लिए अलग अलग वर्ग बांटने निर्धारित किए तो धीरे धीरे ये विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति भी आरंभ होने लगी। प्रश्न 5, भारत में औषध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? उत्तर 5, भारत में औषध विज्ञान का जनक धन्वंतरी को माना जाता है। उन्होंने अनेक सी पेड़ पौधों प्रकृति से अनेक सी दवाओं का निर्माण किया, औषधियों का निर्माण किया और इसीलिए उन्हें औषध विज्ञान का धन्वंतरी कहा जाता है। प्रश्न 6, गीता में किस काम को करने का आह्वान किया गया है? उत्तर, गीता में जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु कर्म करने का आह्वान किया गया है। बेटा, गीता का मूल उद्देश्य ही है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। जैसा संस्कृत में कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो गीता का मुख्यतः उपदेश ही यही है कि मनुष्य फल की इच्छाओं यानी दूसरे चीज़ों पर ध्यान न देकर अपने कार्य पर ध्यान दे तो उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। प्रश्न 7, भगवान बुद्ध किन कुरीतियों के विरुद्ध हमला बोलने का साहस रखते थे? उत्तर 7, भगवान बुद्ध लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित परपंच पर हमला बोलने का साहस रखते थे। देखो, लोक प्रचलित धर्म, भाई अलग अलग धर्म में बटे हुए थे, तो वो उनका तो मुख्य धर्म यही था कि सभी इंसान बराबर है, आपस में हिंसा नहीं करनी चाहिए, अंधविश्वासों को नहीं मानना चाहिए और दिखावे के लिए कोई भी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने पुरोहित प्रपंच अलग अलग, जैसे पंडित बनकर, पुरोहित बनकर वो लोगों को लूटते थे, वो उन सबसे बचने के लिए भगवान बुद्ध ने इसलिए हिम्मत मतलब इन सभी कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने अपना साहसपूर्वक हमला
किया, मतलब उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। प्रश्न 8, भारतीय प्राचीन कथाओं का इतिहास कहाँ तक है? उत्तर 8, भारतीय प्राचीन कथाओं का इतिहास महाकाव्यों तक सीमित न रहकर वैदिक काल तक है। भाई हमारी जो कथाएं हैं वो वेदों से भी, वैदिक काल के समय से ही वेदों के साथ ही आरंभ हो गई थी। ये सिर्फ महाकाव्यों से संबंधित नहीं है कि महाकाव्यों की रचना यहाँ पे जो भी रचनाकारों ने की उनमें कहानियाँ लिखी होगी, परंतु यह प्रथा तो बहुत ही पुरानी है। धन्यवाद बच्चों।